बैक टू माय चैनल। आज मैं एक फिर नई वीडियो लेके आया हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक भी मेरा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे बाकी थे। ये टॉपिक हम टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये 6ठी से 12वीं तक सब स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक है प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो आप सभी को पता है कि हमें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो उनके लिए एक रेडी रेफरेंस बनाया है कि आप आजकल ये प्रक्रिया जो हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, तो स्टूडेंट्स उसको ऑनलाइन कैसे पूरा करें, क्या गाइडेंस है उसके लिए। और जो हमारे टीचर्स साथी हैं, जो क्लास टीचर्स हैं और जिनको अपने बच्चों को डायरेक्शन देनी होती है, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत उपयोगी रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो के अंत तक हम सब इससे बेनिफिट ज़रूर उठाएंगे। तो प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम से रिलेटेड ये मेरी वीडियो है फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, और जो सेशन है वो 2020 और 21 है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ये, और ये किस पोर्टल पर जाना होता है, कहाँ पर ये ऑनलाइन प्रक्रिया हमें करनी होती है, चाहे हम स्टूडेंट हों और चाहे हम टीचर्स हों, जो भी स्कूल में काम को इसको देखते हैं उनको, या कह सकते हैं जो स्कूल में इंचार्ज होते हैं प्री और पोस्ट मैट्रिक, उनको कैसे काम करना है। तो ये सबके लिए उपयोगी वीडियो है। तो शुरू करते हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया था वो 21 अगस्त को आया था, और ये कहा गया था कि इसमें डायरेक्शन दी गई थी कि प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट फॉर द ईयर 2021 किस पोर्टल पर, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे है ये। और क्या करना है इसमें, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं, जो उन मान्यताओं को, उन जो नियम हैं उनको पूरा करते हैं, उनको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है वेबसाइट पर जाकर। मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे रजिस्टर्ड करेंगे। तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप ये देखेंगे कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। देयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। जो फर्स्ट टाइम इस साल कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल इस स्कीम का फ़ायदा नहीं लिया था, ये उनके लिए। स्टूडेंट अप्लाइड ऑनलाइन अलोन विल बी कंसिडर्ड फॉर रिलीज ऑफ स्कॉलरशिप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो ही इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको बच्चों ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर करना है सो दैट ये स्कॉलरशिप आपको मिल सके। द गाइडलाइंस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी प्रोसीजर और जो FAQ हैं ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ये इस सर्कुलर में दिए गए हैं, उन्हीं को मैं आपको बस समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि गाइड कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस बेनिफिट, इस स्कॉलरशिप को उठाने के लिए, आपको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट उठाने के लिए स्टूडेंट नीड टू रजिस्टर्ड ऑन पोर्टल पर जाकर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन ID विल बी अलॉटेड। तो आपको एक लॉगिन ID दे देंगी जब आपकी रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, तो एक ID आपको मिल जाएगी। लॉगिन ID विल बी यूज्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द पोर्टल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो उसी के बेस पर आप अपना फॉर्म को भर पाओगे। जो स्कूल्स हैं, अगर हम स्कूल की बात करें, तो जो भी इंचार्ज हैं हमारे स्कूल के अंदर इस स्कीम के, स्कूल की एक यूज़र ID होती है, पासवर्ड होता है, वो वही रहेगा जो पिछले साल था। तो जो भी यूज़र ID हमने लास्ट ईयर यूज़ की थी उसी को हमें इस साल यूज़ करना है वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। तो ये स्कूल से रिलेटेड था, तो स्कूल में जितने भी इंचार्ज हैं वो इस बात का पता है, उनको वो ध्यान ज़रूर रखेंगे। जो वेबसाइट है जिन पर जाकर स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कराना है, और यह हम स्कूल के रूप में देखें तो हमें
वहाँ पे उनका वेरिफिकेशन करना है, तो वो दोनों हैं, इन दोनों में से आप किसी पे भी जाएंगे तो आप अपने आप ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। पहली है www.scholarship.gov.in और दूसरी है www.minorityaffair.gov.in। तो इन दोनों में से किसी भी साइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है, जिस डेट तक उनको अपना फॉर्म या अपनी अप्लाई करना है प्री या पोस्ट मैट्रिक के लिए, वो डेट है 31 अक्टूबर 2020। तो ये डेट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। इससे पहले आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, 10th तक हो तो प्री मैट्रिक भरनी है, और 10th 11th 12th या उससे, क्योंकि हमें तो 12th तक ही अभी बात करनी है, तो 11th 12th वाले जो हैं वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल करेंगे। तो लास्ट डेट आपको याद रखनी है, वो 31 अक्टूबर है। स्कूल, अगर कोई ऐसा स्कूल है जिसने अभी तक भी अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है एनएसपी पर, तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है। तो दे आर डायरेक्टेड टू रजिस्टर देयर स्कूल ऑन एनएसपी इमीडिएटली। अभी आपको जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये स्कूल के लिए था। आगे हम पहुँचे तो स्कीम क्या है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ फॉर 2017 to 20। ये ईयरली इसलिए देते हैं क्योंकि इसी के बेस पर वो डिसाइड करते हैं। तो स्कीम क्या है, स्कीम ये कहती है कि इसकी स्कोप क्या है स्कीम की, द स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए दी जाती है इंडिया में, इन ए गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल। आप देखिए दोनों स्कूल्स के बच्चे दे सकते हैं, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं है, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम क्लास 1st to 10th, तो मैंने जो 6th बोला था वहाँ कुछ सुधार कर लीजिए, फर्स्ट क्लास से ये मिलती है। तो स्कॉलरशिप जो है वो फर्स्ट क्लास से 10वीं क्लास तक मिलती है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल को, इंक्लूडिंग सच रेजिडेंशियल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड एलिजिबल प्राइवेट इंस्टीट्यूट selected and notified in a transparent manner by the state government and union territory। तो ये जो भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें चाहे वो रेजिडेंशियल स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने या यूनियन टेरिटरी ने सेलेक्ट कर रखा है, उनके यहाँ ये मिलती है। तो ये 1st to 10th एक तो आपको ये याद रखना है प्री मैट्रिक है, और गवर्नमेंट स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के हों सबको ये मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड टू स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन द प्रीवियस फाइनल एग्जामिनेशन, एंड एनुअल इनकम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो 50% मार्क्स हमारे होने चाहिए, दूसरा एनुअल इनकम जो पेरेंट्स की है वो 1 लाख से ऊपर ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स की बोली जा रहा है तो पूरी फैमिली इनकम बोली जा रही है, ठीक है। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, 50% मार्क्स होने चाहिए और 1 लाख इनकम होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के बीच में, कौन कौन माइनॉरिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये है इसमें, तो उसमें मुस्लिम्स हैं, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज़, ये सब माइनॉरिटी के कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब को इस स्कीम के बेनिफिट मिलेंगे। तो जो भी बच्चा इन पर्टिकुलर जो कैटेगरीज से बिलोंग करता है वो माइनॉरिटीज़ हैं और उनको ये स्कीम का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पोस्ट मैट्रिक के लिए। देखिए ज़्यादातर ये जो ये कंडीशंस हैं ये सेम है, बस पहला पॉइंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 11th क्लास से आ जाएगा पोस्ट मैट्रिक, और फिर 12th, और उसके बाद पॉलोटेक्निक और जो अदर कोर्सेज़ हैं जिसकी जो ड्यूरेशन है, एनी कोर्स ऑफ लेस देन 1 ईयर इज़ नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो ऐसा कोई भी कोर्स जहाँ पर 1 साल से कम के हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स हमारे होते हैं, तो वो इसके अंदर कवर्ड नहीं है। तो कोई भी ऐसा कोर्स जो 1 साल से कम है वो कवर्ड नहीं है। बाकी इसमें 11th, 12th, पॉलोटेक्निक और अदर सारे कोर्स इसके अंदर आते हैं। बस यही पॉइंट चेंज डिफरेंट है, बाकी कैटेगरी सेम है। यहाँ पर बस पोस्ट मैट्रिक के लिए 1 लाख की जगह कितनी इनकम हो गई है, 2 लाख, परसेंटेज वही रही 50%। डिस्ट्रीब्यूशन में वही है कि वही कैटेगरीज़ को मिलेंगी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज़। तो यही माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत आते हैं।
तो इन सब को ये जो स्कीम है इसका बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं आगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपकी स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो जो फ्रेश एप्लीकेशन है, जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, एज द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द माइनॉरिटीज अवेलेबल इन ए ईयर इज फिक्स्ड एंड लिमिटेड, इट इज़ नेसेसरी टू ले डाउन प्रेफरेंसेस फॉर सिलेक्शन, इंटर सिलेक्शन वेटेज इज टू बी गिवन टू पावर्टी रादर देन मार्क्स। तो जो अगर कहीं पर ऐसी सर्कमस्टांसेस आते हैं कि जितना फ़ंड इसके लिए अलॉट किया है अगर वो पूरा नहीं होता, तो फिर प्रेफरेंसेस उनको दी जाती है जो पावर्टी हैं, जो पुअर है। तो पहले पुअर कंसिडर करेंगे, मार्क्स कंसिडर यहाँ पर नहीं होते जब स्कॉलरशिप देने की बात आती है सिलेक्शन। और अगर इन केस ऑफ सेम इनकम हो, मेरिट शैल बी जनरेटेड ऑन द डेट ऑफ बर्थ। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर इनकम सेम है, पावर्टी मतलब कि उनकी जो, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा पावर्टी, मतलब कि इनकम के बेस पे होगा। तो अगर कहीं इनकम भी टैली हो जाए और तो उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया होता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में जो सीनियर होगा, जो बड़ा बच्चा होगा, उसको पहले मिलेगी। रिन्यूअल बच्चों के लिए देयर इज़ नो मेरिट लिस्ट जनरेशन फॉर रिन्यूअल केसेस, यहाँ पर कोई मेरिट नहीं लगेगी। जिनको पिछले साल मिला था उनको इस साल ज़रूर मिलेगा। रिन्यूअल एप्लीकेंट विल गेट स्कॉलरशिप इफ़ वन हैज़ ऑब्टेन 50% मार्क्स। देखो क्राइटेरिया 50% का ही है, वो हमको देखना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में हमारे कम से कम 50% नंबर हो, हम उसी सेम इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हो, मतलब कि हम उसी स्कूल में पढ़ रहे हो और हम सेम कोर्स की बात है यहाँ तो, क्योंकि यहाँ क्लास चेंज होती है तो हमारा वही रहता है, तो कोर्स सेम होना चाहिए। जो वोकेशनल वगैरह की स्टडी कर रहे हैं ये उनसे रिलेटेड है। और हिस और हर एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाइड होनी चाहिए बाय ऑल द अथॉरिटीज़। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो उसको वेरीफाई ज़रूर करें। जब हम ढंग से बढ़ेंगे तो सब वेरीफाई अपने आप कर देंगे, स्टेट हो, गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरी हो। ड्यूरेशन क्या है, द स्कॉलरशिप शैल बी प्रोवाइडेड फॉर एंटायर कोर्स, पूरे कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है जहाँ पर आप बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, इज़ गिवन एज फिक्स्ड लमसम, वो फिक्स्ड अमाउंट होता है जो मिलता है। और 2017, 18 और 19-20 इस सेशन के लिए ये है, क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा था। तो देखिए क्योंकि पिछले साल की तो आप लगा रहे हो मार्कशीट भी, तो ये है किस साल के लिए, पिछले साल के लिए। तो क्या मिलता है फॉर प्री मैट्रिक के लिए और फिर फॉर पोस्ट मैट्रिक के लिए। देखिए रेट ऑफ स्कॉलरशिप ये हैं फॉर प्री मैट्रिक, मतलब कि क्लास 1 to 10th, ठीक है। तो 2017-18 से 19-20 के बीच में ये रेट है हमारी रेट ऑफ स्कॉलरशिप, एडमिशन प्लस ट्यूशन फीस। तो एडमिशन फ़ीस फॉर क्लास 6 to 10th जो है ₹500 पर एनम, सब्जेक्ट टू एक्चुअल बोथ हॉस्टलर, और हॉस्टलर का मतलब जो बोर्डिंग स्कूल में है, और डे स्कॉलर का मतलब है जो बच्चे डेली स्कूल जाते हैं और घर आ जाते हैं। तो ये एडमिशन फ़ीस के हैं। ट्यूशन फ़ीस के 350 पर मंथ मिलते हैं, ये पर एनम है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मंथ मिलते हैं। सब्जेक्ट टू एक्चुअल, एक्चुअल क्या है, दोनों को मिलेंगे, डे बोर्डिंग को भी और बोर्डिंग को भी। मेंटेनेंस अलाउंस क्लास 1 to 5th मिलता है, ये स्कॉलरशिप है, यहाँ पर मेंटेनेंस अलाउंस है, वो 100 पर मंथ है फॉर डे स्कॉलर। और 6 to 10th जो है वो मिलता है 600 पर मंथ फॉर हॉस्टलर एंड 100 पर मंथ फॉर डे स्कॉलर। जहाँ पर भी स्टार लगा है, देखिए स्टार यहाँ लगा है, स्टार यहाँ लगा है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब कि जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो सिर्फ 10 महीने के लिए मिलता है, ये आपको याद रखना है किसी भी एकेडमिक ईयर में। तो ये रेट हैं जो जिस बेस पर वो स्कॉलरशिप हमें दी जाती है। पोस्ट मैट्रिक की बात करें, मतलब कि 11th से ऊपर जितनी भी क्लास हैं वो 11th 12th की, हम तो स्कूल्स में हैं तो हम इन्हीं की बात करते हैं। यहाँ पर रेट जो है वो 11th 12th में एडमिशन प्लस ट्यूशन फ़ीस के जो पैसे मिलते हैं वो 7000 पर एनम मिलते हैं, पूरे साल के मिलते हैं। अब चाहे वो हॉस्टलर हो चाहे वो डे स्कॉलर हो। एडमिशन एंड कोर्स या ट्यूशन फीस फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज ऑफ 11th and 12th, अगर कोई वोकेशनल कोर्स में है तो उसको 7,000 की जगह कितने मिलते हैं, 10,000 पर एनम मिलते हैं। सब्जेक्ट टू एक्चुअल कितना है वो भी देखना पड़ता है। एडमिशन और ट्यूशन फीस फॉर यू अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर
वो 3000 पर एनम मिलते हैं। ये हमसे संबंधित नहीं है क्योंकि हम स्कूल की बात कर रहे हैं अभी। पर जो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं उनको ये ध्यान देना है यहाँ पर। मेंटेनेंस अलाउंस, मेंटेनेंस अलाउंस 11th और 12th इंक्लूडिंग टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज 380 पर मंथ है फॉर हॉस्टलर और 230 पर मंथ है फॉर डे स्कॉलर। For courses other than technical and professional courses at UG and PG level, rupees 570 per month for hostler and 300 per month for day scholar। तो जो टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं उनको ये मिलते हैं। जो एमफिल और पीएचडी वहाँ तक लेवल का, पोस्ट मैट्रिक बहुत आगे तक है, पोस्ट ग्रेजुएट्स पीएचडी होल्डर उन सब के लिए है। तो ये 1200 पर मंथ मिल रहा है हॉस्टलर को और 550 पर मंथ मिल रहा है डे स्कॉलर को। जहाँ पर भी ये स्टार्स लगे हुए हैं, मतलब कि मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो सिर्फ 10 महीने के लिए मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो ये थी रेट आपके लिए। रेट जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाली रेट है 7000, क्योंकि हमारे सारे बच्चे अगर हम स्कूल की बात करें तो वो यहीं पर ही आते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये हमें याद रखना है, ट्यूशन फ़ीस जो हमें मिलेगी, ठीक है। मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह ये हैं, ये 10 ही महीने के मिलते हैं। तो मेन हमारे लिए क्या है, ये। बाकी सब कुछ मिलेगा वो अपने आप अमाउंट कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर आपकी एप्लीकेशन सही मिलती है तो। अब आता है कंडीशंस क्या हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है क्लास 1st to 10th, जिसको हम प्री मैट्रिक कहते हैं, और जो पोस्ट मैट्रिक है वो क्लास 11, 12th इंक्लूडिंग टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज ऑफ दिस लेवल इंक्लूडिंग पोलोटेक्निक, ITIs एंड अदर कोर्सेज, इन सब के लिए एलिजिबल है। वो पोस्ट मैट्रिक है, इससे पहले वाली जो थी ये वाली, ये प्री मैट्रिक थी 1st to 10। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, इशूड फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन फॉर द स्टूडेंट्स के पेरेंट या गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको इशू करे। थर्ड है कि ए सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जिस कम्युनिटी से आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, सेल्फ सर्टिफाइड, मतलब कि आप खुद सर्टिफाइड करेंगे, पेरेंट्स जो हैं उस पर साइन करेंगे। हु हैज़ अटेन 18 ईयर ऑफ एज, अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप खुद साइन कर सकते हैं, नहीं तो उस पर आपके फादर साइन करेंगे, आपके गार्डियन साइन करेंगे। फोर्थ कंडीशन आती है 50% मार्क्स की, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर आता है कि मेंटेनेंस अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड टू हॉस्टलर एज वेल एज डे स्कॉलर, दोनों को मिलेगा ये। स्कॉलरशिप विल नॉट बी गिवन टू मोर देन 2 स्टूडेंट फ्रॉम ए फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी फैमिली में 2 से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, तो ये हमें नोट करके रखना है। एक घर में से एटलीस्ट सिर्फ या मैक्सिमम जो है वो 2 बच्चों को ये स्कीम का बेनिफिट दिया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्शन जो है वो मिनिस्ट्री ने दी है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। स्टूडेंट्स शुड बी रेगुलर इन अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस रेगुलर हो स्कूल में, ये भी निश्चित करना है, ठीक है। बच्चे आप रेगुलर रहा करिए स्कूल के अंदर। अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आप उनको अच्छे ढंग से अटेंड कीजिए, वो डिसाइड करता है कि आपको देना है कि नहीं देना, तो ये स्कूल के हाथ में है। स्कूल और इंस्टीट्यूट विल सर्टिफाई द क्लेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ बीइंग एन आउट स्टेशन स्टूडेंट नॉट रिजाइडिंग इन हॉस्टल of the school or institution concerned on the basis of permanent address और parent address। तो ये स्कूल को देखना है, सर्टिफाइड करेगा कि वो अपने घर पर रहते हैं। अगर स्कूल वहाँ से बाहर है जहाँ पर स्कूल है तो ये ज़्यादातर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इफ़ ए स्टूडेंट वॉयलेट स्कूल डिसिप्लिन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको डिसिप्लिन में रहना है। किसी भी टर्म्स और कंडीशन को आप नहीं मानते तो ये स्कूल के पास अथॉरिटी है कि वो आपकी जो एप्लीकेशन आपने फिल की है उसको कैंसिल कर सकती है ऑन दैट बेसिस। तो इसलिए आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कीजिए करें, डिसिप्लिन में रहें और टर्म्स और कंडीशन को मानें। द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन कैन आल्सो डायरेक्टली कैंसिल द अवार्ड इफ ड्यूली सेटिस्फाई ऑफ द रीज़न ऑफ वायलेशन ऑफ दिस रेगुलेशन, अगर वो सेटिस्फाई हैं तो वो भी कैंसिल कर सकती हैं।
इफ़ ए स्टूडेंट इज़ फाउंड टू हैव ऑब्टेन स्कॉलरशिप बाय फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आपने कुछ भी झूठ बोलकर, कुछ भी झूठे डॉक्यूमेंट देकर अगर स्कॉलरशिप ली है तो वो आपसे वापस ली जा सकती है, ठीक है, तो वो कैंसिल की जा सकती है और आपको वो अमाउंट रिकवरी के रूप में वापस देना पड़ेगा। इफ़ ए स्टूडेंट वायलेट्स स्कूल डिसिप्लिन ऑन एनी अदर टर्म्स और कंडीशन, ये मैं बता चुका हूँ आपको। स्टूडेंट ऑब्टेन ये भी हो चुका है। द कोर्स एंड ट्यूशन फीस, ये दोनों पॉइंट हो चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रहा। द कोर्स एंड ट्यूशन फीस एंड मेंटेनेंस अलाउंस विल बी क्रेडिटेड टू स्टूडेंट बैंक अकाउंट, सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे डायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो पैसा आपके अकाउंट में सीधा जाएगा, स्कूल से नहीं मिलेगा। द स्टूडेंट ऑब्टेन बेनिफिट अंडर दिस स्कीम शैल नॉट बी अलाउड टू अवेल एनी बेनिफिट अंडर एनी अदर स्कीम, जो बच्चा इस स्कीम के अंदर बेनिफिट उठाएगा उसको किसी दूसरी स्कीम के अंदर कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, तो एक ही आप बेनिफिट ले सकते हो। स्टूडेंट सेल बी एलिजिबल फॉर ओनली वन स्कॉलरशिप, आप एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हो आउट ऑफ द ऑल अवेलेबल स्कॉलरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्ट फॉर SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़। तो आप इनमें से किसी एक को ही ले सकते हो जो सेंटर की हैं, स्टेट अपनी तरफ से देती हैं वो अलग है, यहाँ अभी सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की बात चल रही है, तो आप किसी एक में ही बेनिफिट उठा सकते हो और इसके लिए ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, बाकी आप स्कूल में अप्लाई करते हैं जो स्टेट स्पॉन्सर होती हैं। ये हमारे से संबंधित नहीं है, ये 1% जो है वो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को रिलीज़ करना होता है, तो इसका कोई यहाँ पर इतना बेनिफिट नहीं है। द स्कीम विल बी एवेल्यूएटेड एट रेगुलर इंटरवल, तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो मिनिस्ट्री के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बताया कि इट विल बी नेसेसरी फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट टू प्रोवाइड आधार नंबर, आधार नंबर देना बहुत ज़रूरी है while applying for the scholarship in case an individual does not possess, अगर उसके पास आधार नंबर नहीं है, can provide the detail of alternative identification document as stated by the gazetted notification, नहीं है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे डॉक्यूमेंट देकर भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। Student who have entered Aadhaar in their online application correctly and Aadhaar seeded with any of their bank account, in such a case the amounts of scholarship will be credited to Aadhaar seeded bank account only through student has mentioned, though student has mentioned any other non seeded bank account in online application। तो ये पॉइंट इसलिए आपको बताया गया है कि आप ने अगर आपके दो बैंक अकाउंट खुले हुए हैं और एक में आपने आधार को फीड करा रखा है, आधार सीड करा रखा है, आधार उससे अटैच कर रखा है, तो जिसमें आपका आधार कार्ड अटैच होगा पैसा उसी बैंक में जाएगा, बेशक आपने दूसरा बैंक अकाउंट नंबर उसमें दे रखा हो जहां पर आपका आधार सीड ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आधार नंबर उसी बैंक में फीड हो, अटैच हो, सीड हो जिसमें आप पैसा चाहते हैं। नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप। द स्कॉलरशिप वंस अवार्डेड, अगर एक बार दे दी जाती है, मे बी रिन्यूड ड्यूरिंग नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, अगले साल वो रिन्यू हो जाएगी, बस कंडीशन यही है कि आपको 50% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, आप सेम कोर्स में हो और अभी तक आप उस इंस्टीट्यूट के क्या हो, स्टूडेंट हो। अनाउंसमेंट ऑफ स्कीम, तो स्कीम को अनाउंस जो करती है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, वो वेल इन टाइम करती हैं, गिविंग एडवर्टीजमेंट जैसे दे दी है, अब आपके पास सर्कुलर आ चुका है जिसको पढ़कर आप काम कर रहे हैं। अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रहा www.scholarship.gov.in, इस पर जाकर स्टूडेंट को खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, जिसमें आप देखेंगे कि आप कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हो और अगर रजिस्टर्ड हो तो कैसे आगे बढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू बैंक अकाउंट डिटेल टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पैसा उसी अकाउंट में जाने वाला है, तो उन डिटेल को आपको केयरफुली भरना होता है। तो स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट देयर बैंक और ब्रांच नेम केयरफुली फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट,
तो जो लिस्ट आपको अवेलेबल होती है उसमें आप अपना बैंक और ब्रांच दोनों केयरफुली सिलेक्ट करें। देयर आफ्टर द कंप्लीट अकाउंट नंबर, पूरा अकाउंट नंबर लिखना है जितना भी अलॉटेड है आपको बैंक के द्वारा पासबुक में जो लिखा है, मस्ट बी एंटर्ड करेक्टली, वो भी बिल्कुल सही हो, ये ज़रूरी है। स्टूडेंट आर सजेस्टेड टू गेट बैक देयर अकाउंट नंबर वेरीफाइड बाय देयर कंसर्न्ड बैंक ब्रांच। अगर उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप अपनी बैंक ब्रांच से उसको कंफर्म करके लाएं, और उसका जो IFSC कोड होता है, IFS कोड, उसको भी आपको सही भरना है। इफ़ बैंक डिटेल एंटर्ड बाय द स्टूडेंट आर फाउंड इनकरेक्ट और नॉट वैलिडेटेड बाय द स्टूडेंट बैंक, द स्कॉलरशिप विल बी कैंसल्ड। अगर वो सही नहीं होगी तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कैंसल्ड हो जाएगी। ये आपको बहुत ध्यान से भरना है इसलिए, और आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगा, चाहे आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया हो स्कॉलरशिप देने के लिए, जब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट होल्डर मस्ट चेक देयर नो योर कस्टमर, जिसको हम KYC के नाम से जानते हैं। तो KYC आप सब अपने बैंक की ज़रूर करा लें अगर किसी ने नहीं कराई है, और आधार को उसके साथ सीड करा लें। बैंक अकाउंट मस्ट बी ऑपरेशनल और एक्टिव, ऐसा नहीं हो कि आपने खुलवाया और पूरे साल नहीं खुला, बैंक ने उसको बंद कर दिया है या उसको क्या कर दिया है, फ्रीज कर दिया, नॉट एक्टिव अकाउंट में डाल दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अकाउंट जो होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए। द बैंक अकाउंट मस्ट बी प्रेफरेबली इन एनी शेड्यूल्ड बैंक विद कोर बैंकिंग फैसिलिटी एंड प्रॉपर IFS कोड। तो बैंक जो ऐसा सेलेक्ट होना चाहिए, वैसे ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट हैं और आपने ज़रूर ऐसे ही बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है जहाँ पे जो है कोर बैंकिंग सारी फैसिलिटी मिल रही है, प्रॉपर IFSC कोड है उसका, तो ऐसी जगह ही हम बैंक अकाउंट खुलवाएं। बैंक अकाउंट मस्ट बी इन द नेम ऑफ आइदर ऑफ द स्टूडेंट और ए जॉइंट अकाउंट ऑफ ए स्टूडेंट आइदर विद मदर और फादर। तो आप इंडिविजुअल बच्चे का भी अकाउंट हो सकता है और बच्चे का जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है अपने मम्मी पापा के साथ, एज लीगल गार्डियन भी हो तो उसके साथ भी हो सकता है। तो जॉइंट अकाउंट भी एलिजिबल है इसके लिए। तो इसी के साथ जितनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैसे हम फॉर्म को फिल करें, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो मैंने आपके सामने सारी रख दी। इस बेस पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और इस स्कीम का बेनिफिट उठाकर अपने पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगा है कि आपको मैं कुछ दे पाया हूँ तो वीडियो पर कमेंट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि भविष्य में भी मैं आपके किसी काम या आपकी किसी भी ज़रूरत में सहयोग दे सकता हूँ। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप खोकर है। मेरे चैनल का नाम कॉमर्स डिजिटल क्लासेस है। कॉमर्स के अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी के लिए मेरी इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं जिसके थ्रू आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप कॉमर्स की स्ट्रीम में पढ़ते हैं तो। थैंक यू।